नमस्ते दोस्तों, अनमोल कहानियाँ चैनल में आपका स्वागत है। तो आज मैं प्रस्तुत कर रही हूँ गोविंद उपाध्याय जी की कहानी झुर्रियों वाला बच्चा। जयंत बाबू की मृत्यु का समाचार मेरे लिए अप्रत्याशित नहीं था। मैं जानता था कि वह पके आम जैसे हैं और कभी भी टपक सकते हैं। वैसे भी वो कोई मेरे रिश्तेदार या सगे संबंधी तो थे नहीं कि मैं उनकी चिंता करता। उनकी चिंता के लिए बहुत से लोग थे। वो एक भरे पूरे परिवार के बुजुर्ग थे। पिछले 7-8 महीने से मेरा उनसे किसी प्रकार का संपर्क भी नहीं रह गया था। इसके बावजूद मैंने उनके साथ कुछ सुखद व तनाव रहित क्षण बिताए थे जो हमेशा याद रहेंगे। 5 साल पहले बैंक में मेरी उनसे मुलाकात हुई थी। तब वे पेंशन लेने आए थे। मैं अपना नया खाता खुलवाने वहां गया था। उस समय वह शहर मेरे लिए बिल्कुल अजनबी था। मैं अभी कुछ दिनों पहले ही यहाँ आया था। ना मैं इस शहर को ठीक से जानता था और ना यहाँ कोई मेरा परिचित था। हम दोनों बैंक की गैलरी में बैठे थे। वे 70 की उम्र पार कर चुके थे। उनके गोरे चेहरे पर झुर्रियों का मकड़ जाल था और मोटे बाईफोकल चश्मे के भीतर से झांकती हुई बच्चों जैसी चंचल आंखें थी। वे 5 फुट से भी छोटे होंगे, दुबले पतले, आगे की तरफ थोड़ा झुका हुआ कंधा, सफेद खद्दर की ब्राउन लाइनिंग वाली कलफ लगी कमीज और गहरी काले रंग की पतलून पहने हुए थे। उनके गोद में छोटा सा लाल रंग का रैक्सिन का बैग रखा हुआ था। वे पिछले 5 मिनट में मुझे 2 बार देखकर मुस्कुरा चुके थे। हेलो जेंटलमैन, मैं जयंत, रिटायर्ड प्रिंसिपल। पिछले 25 वर्षों से इस बैंक का ग्राहक हूँ और 10 साल से पेंशन लेने हर महीने की 15 तारीख को यहाँ आता हूँ। यदि 15 को अवकाश हुआ तो अगले कार्य समय में। आखिरकार उन्होंने मौन तोड़कर एक संवाद की शुरुआत कर दी। मैं मुस्कुराया और बताया कि मैं अमित हूँ और इस शहर में आए मुझे मात्र 25 दिन हुए हैं। मैं एक अखबार में काम करता हूँ और यहाँ अपना खाता खुलवाने आया हूँ। अपने दफ्तर के एक साथी का इंतजार कर रहा हूँ। उसका यहाँ खाता है, वह मुझे इंट्रोड्यूस करवाएगा। उन्होंने तत्काल ही मुझे इंट्रोड्यूस करवाने का ऑफर दिया। चलिए, आप कब तक उनका इंतजार करेंगे? मैं इंट्रोड्यूस करवा देता हूँ। मुझे भला क्या आपत्ति हो सकती थी। मैंने फॉर्म उनकी तरफ बढ़ा दिया। कुछ ही मिनट में मेरा अकाउंट खुल गया। मैंने अपने साथी को काम हो जाने की सूचना दी और उन्हें धन्यवाद दिया। मैं जब तक उन्हें भूलता, वह मेरे अखबार के दफ्तर आ गए। हेलो जेंटलमैन, मुझे पहचाना? उनके चेहरे पर वही मुस्कुराहट चिपकी हुई थी। अरे अंकल आइए, मैंने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। डोंट कॉल मी अंकल, वी आर फ्रेंड। और वो खिलखिला दिए। मैंने भी हंसने में उनका साथ दिया। मैंने उनके लिए चाय मंगवाई, बिना शक्कर वाली। चाय में उन्होंने अपने साथ लाए रैक्सिन के बैग से शुगर फ्री की गोलियां निकालकर डाल दी। अब वे चाय की चुस्कियां ले रहे थे। तुम अखबार में क्या देखते हो? उन्होंने बातों का सिलसिला आगे बढ़ाया। प्रादेशिक समाचार। अखबार की दुनिया भी कितनी रोमांचक है। मैं भी कभी पत्रकार बनना चाहता था, लेकिन शिक्षक बन गया। आदमी जो करना चाहता है वह कर नहीं पाता है, और जिसके बारे में वह सोचता तक नहीं, वह खुद ब खुद उसकी जिंदगी में हो जाता है। धीरे धीरे उनकी आंखों में उदासी तैरने लगी। हमारे बीच उम्र का एक लंबा फासला था। उन्होंने जिंदगी के लंबे सफर में कई उतार चढ़ाव देखे थे। मैं उनके सामने बिल्कुल बोना था, इसका मुझे एहसास था, मगर वो हमेशा मुझे मित्रों जैसा व्यवहार करते थे। जयंत बाबू मुझे कहीं भी मिल जाते थे, पार्क में, मॉल में, सिनेमा हॉल में, अपनी उसी सदाबहार मुद्रा में। फिर वे पिछली तमाम घटनाओं को छोटे बच्चे जैसे उत्साह से सुनाते। हम पार्क में बैठे होते, वे बच्चों को पतंग उड़ाते देखते तो उन्हें उत्साह से पेंच लड़ाने का गुर बताने लगते। एक दिन तो उन्होंने हद ही कर दी। कटी पतंग को लूटने के लिए एक झटके से उठ खड़े हुए। यदि मैं हाथ नहीं पकड़ता तो शायद बच्चों के साथ वे भी दौड़ पड़ते। आप नहीं समझेंगे अमित, पतंग लूटने का अपना ही मजा है। फिर एक निर्दोष मुस्कुराहट। राह चलते चाट वाले की दुकान पर किसी बच्चे की तरह तुनक जाते, यार अमित चलो गोलगप्पे खाया जाए। और जब तक मैं कुछ बोलता, उनके हाथ में दोना होता और होंठों पर वही निर्दोष मुस्कुराहट। मुझे आश्चर्य होता
इस उम्र में एक अजीब सी उदासी आदमी के इर्द गिर्द पसरी रहती है। इस दुनिया से उसका मोह भंग होने लगता है। अपने जमाने के बेताल को कंधे पर ढोता नई पीढ़ी को कोसता रहता है, लेकिन जयंत बाबू इन सब से मुक्त थे। उनसे बात करते समय मुझे कभी ये नहीं लगा कि मैं उनसे उम्र में बहुत छोटा हूँ। वे जब भी मिलते अपने बारे में कुछ न कुछ जरूर बताते और धीरे धीरे मैं उनके परिवार के तमाम सदस्यों के बारे में जानने लगा था। जयंत बाबू के 5 बच्चे थे। बड़ा बेटा राजधानी में डॉक्टर था, दूसरा बेटा एक बैंक में अधिकारी था। उसकी पोस्टिंग इस समय मध्य प्रदेश के किसी जिले में थी। बेटी और दामाद कनाडा में थे। तीसरा बेटा एक स्थानीय महाविद्यालय में प्रवक्ता था। सब कुछ व्यवस्थित, इसके बावजूद वे अकेले रहते थे। 2 बेडरूम और एक बड़ा सा हॉल। बाहर से दिखने से पुराने डिजाइन का मकान लगता था, किंतु अंदर से मकान आधुनिक ढंग से सुसज्जित था। एक नौकर था 50-55 का अधेड़, वही उनकी देखभाल करता था। रंगी नाम था उसका। जब वह 8-10 साल का था तो स्टेशन पर भीख मांगता था। उसका दुनिया में कोई नहीं था। जयंत बाबू उसे अपने साथ ले आए और वह उन्हीं का होकर रह गया। जयंत बाबू कहते, मैं दुनिया में सिर्फ रंगी से डरता हूँ। यदि इसने मुझे छोड़ दिया तो मैं कहीं का नहीं रहूंगा। ये मेरा पीर, भिश्ती, बावर्ची सब कुछ है। रंगी की बुद्धि थोड़ी मोटी जरूर थी, परंतु जयंत बाबू के लिए उसके मन में अपार श्रद्धा थी। लक्ष्मी निवास, हाँ यही नाम था जयंत बाबू के घर का। क्रीम कलर के इस घर के छज्जे पर मिस्त्री ने ही छज्जा बनाते समय इसका नाम लिख दिया था। काफी दिनों के बाद पता चला कि जयंत बाबू की पत्नी का नाम लक्ष्मी था। स्टेशन से आते समय ओवरब्रिज को क्रॉस करने के बाद पेट्रोल पंप और उसके सामने की गली में तीसरा मकान था लक्ष्मी भवन। बाउंड्री पर लोहे का ग्रिल वाला नकाशी वाला फाटक। अंदर घुसते ही करीने से सजे गमले, जिनमें गुलाब के फूल और कुछ सजावटी क्रोटन के पौधे। मुझे पहली नजर में ये घर भा गया था। मैं जब कभी उस रास्ते से गुजरता तो 10-15 मिनट उनके पास जरूर रुकता। प्रायः वो ड्राइंग रूम में बैठे कोई पुस्तक पढ़ते मिलते। तब तो एक लंबा सा गाउन पहने होते। चेहरे पर वही सदाबहार मुस्कुराहट होती। ओह अमित, आइए आइए, कैसे हैं आप? फिर कुछ खाने का आग्रह करते। नौकर तब तक ट्रे सामने रख देता, जिसमें अक्सर छेने की मिठाई और सीजनल फल होते। वो चाहते कि मैं उनके पास बैठूं, ढेर सारी बातें करूं और उनकी बातें सुनूं, पर मेरे पास समय का अभाव होता। मुझे बस ये बात कचोटती रहती कि इतने काबिल बच्चों के पिता होने के बावजूद वे अकेले क्यों रहते हैं। क्या उनके बच्चे उन्हें अपने पास नहीं रखना चाहते, या वो खुद बच्चों के पास नहीं रहना चाहते? ये बात मैं उनसे पूछना चाहता था, पर मुझे लगता था कि यह शिष्टाचार के खिलाफ है। उनकी निजी जिंदगी है, वो जैसे चाहें जिए। मैं कौन होता हूँ उनसे पूछने वाला। मैं उनके प्रवक्ता बेटे से भी इसी घर में मिला था। वह भी मुझसे उम्र में बड़े थे। बौद्धिकता उनके संपूर्ण व्यक्तित्व से झलकती थी। वह भी अपने पिता की तरह ही छोटे कद के, गौरवर्णी और मृदुभाषी थे। उनकी बातों से यही लगता था कि सप्ताह के अंत में एक बार वह अपने पिता से मिलने सब परिवार जरूर आते हैं। लेकिन फिर मेरे जहन में वही सवाल कुलबुलाने लगता, सब लोग इतने अच्छे हैं तो पिता को अपने साथ क्यों नहीं रखते? मुझे बहुत दिन तक इस प्रश्न का इंतजार नहीं करना पड़ा। दिसंबर का अंतिम सप्ताह था। सुबह से बूंदाबांदी हो रही थी। दिन के 11 बजने के बाद भी घना कोहरा छाया हुआ था। मैं रेलवे स्टेशन अपने एक मित्र को छोड़कर लौट रहा था। सोचा जयंत बाबू से मिल लिया जाए। वहां पहुंचा तो दूसरा तमाशा। जयंत बाबू के मकान के मुख्य द्वार पर एक नौजवान नशे में धुत दरवाजा खटखड़ा रहा था। लोहे का दरवाजा कसकर बंद था। उसके धक्के से थोड़ी सी आवाज होती और उसके बाद वह नौजवान हाँफते हुए गाली देता, अबे खोल बुढ़े, दरवाजा खोल, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मुझे मालूम है तू घर में ही छिपा है। उसकी आवाज कभी करुण हो जाती तो कभी उग्र। जयंत बाबू का मकान इस धुंध में भी अविचलित खड़ा था। उस पर इस युवक की आवाज का कोई असर न था। वह चीखते चिल्लाते थक चुका था। मुझे वह दयनीय लग रहा था। मकान से थोड़ी दूर बाइक पर बैठे मैंने देखा कि युवक के नाक और आंख से पानी बह रहा है, मुंह से भी लार टपक रहा है। इतनी ठंड में भी वह मामूली सी कमीज और पतलून पहने था। उसके कपड़े गंदे थे। अब वह निराश हो चुका था। शायद उसे मालूम हो चुका था कि यह गेट नहीं खुलने वाला है। उसने एक आखिरी प्रयास किया, लोहे के गेट को पूरी ताकत से हिलाया और कुछ अपशब्द अपनी पूरी ताकत से हवा में उछाल दिए।
और धीरे धीरे घिसटता हुआ धुंध में खो गया। घर अभी भी वैसा ही शांत था। मेरे दफ्तर पहुंचने का समय हो गया था, अतः मैं चाहकर भी अब रुक नहीं सकता था। बाइक स्टार्ट किया और वहां से आगे बढ़ गया। 2 दिन में बहुत व्यस्त रहा। तीसरे दिन मुझे फिर उस चीखते हुए युवक और जयंत बाबू की याद आई, तो उत्सुकता बस उनके घर की तरफ चल दिया। रंगी ने दरवाजा खोला। जयंत बाबू घर पर नहीं थे। उसने मुझे बैठने का आग्रह किया। बहुत दिन बाद आए हो बाबू। बाबूजी आपको बहुत याद कर रहे थे। बैठो, आते ही होंगे, बहुत देर से निकले हुए हैं। थोड़ी देर में गाजर का गर्मा गर्म हलवा मेरे सामने था। सर्दी के मौसम में हलवे से उड़ती भाप और उसकी गंध ही मन को प्रफुल्लित कर गई। उस दिन काफी देर तक जयंत बाबू के इंतजार में रुका रहा। रंगी काफी बातूनी था। समय बिताने के लिए मैं उससे बात करने लगा और फिर जयंत बाबू से संबंधित तमाम अनसुलझे सवालों का जवाब मिल गया। मैंने ही रंगी को बताया कि परसों आया था उस समय एक नौजवान। रंगी ने खुद ही बताना शुरू कर दिया। अरे वो तो रोमी भैया थे, काले जेल से छूटे थे, बाबूजी के सबसे छोटे लड़के। बाबूजी उनसे अपना सारा संबंध तोड़ चुके हैं। पता नहीं फिर काहे आ जाते हैं। उन्हीं के मारे तो वह अपने परिवार से अलग यहाँ अकेले मकान में रहते हैं। प्रोफेसर बाबू के यहाँ जाएंगे तो वहाँ भी रोमी भैया पहुँच जाएंगे। वहाँ भी नाटक करेंगे। पढ़ने लिखने वाले बच्चे हैं, उन पर बुरा असर पड़ेगा। यहाँ 2-4 गालियां कर चले जाएंगे, फिर कवनो कांड करेंगे और 6 महीने के लिए जेल के अंदर। तो ये था जयंत बाबू का चौथा बेटा। तभी जहां और बेटों के बारे में जयंत बाबू बहुत उत्साह से बताया करते थे, चौथे बेटे की कभी भूल से भी चर्चा नहीं करते थे। उस शाम न जाने मन क्यों उदास बना रहा। मैं जयंत बाबू के घर से बिना मिले ही लौट आया। 10 दिन बाद मिले होंगे जयंत बाबू। उन्होंने बंद गले का सूट पहन रखा था। सिर पर मंकी कैप को लपेट कर लगाया हुआ था, जिसके कारण उनका चेहरा खुला हुआ था। वही मुस्कुराता हुआ सदाबहार चेहरा। और अमित कैसे हो? उस दिन बिना मुझसे मिले ही लौट आए। 5 मिनट और रुकते तो हमारी मुलाकात हो जाती। मैं नून शो में पिक्चर देख रहा था। मैं बैठने के साथ ही उत्साह से बताने लगे। कमरे में किसी महंगे स्प्रे की खुशबू फैलने लगी थी। मैंने एक गहरी सांस ली ताकि मन का भ्रम दूर हो जाए। क्या बात है, बहुत महक रहे हैं। मैं खिलखिलाकर हंस दिए। उनकी खिलखिलाहट में युवाओं सी खनक थी। फिर वो मेरी तरफ झुकते हुए फुसफुसा कर बोले, अच्छी है ना? किसी ने बहुत प्यार से गिफ्ट किया है। मैं रोमांचित था उनके झुर्रियों वाले चेहरे पर शर्म की लाली को उछलते कूदते देखकर। किसने दिया है भाई? वह भी इतना नशीला उपहार? वही जिसके साथ उस दिन मैं नून शो में पिक्चर देख रहा था। मैं अब अकेलेपन से उबने लगा हूँ। वह मेरे जीवन में बहार बनकर आई है। वह भी तो बेचारी अकेली है। मैं उसे चाहने लगा हूँ। मुझे विश्वास है कि आप भी पसंद करोगे। मैं तो उसे लाइफ पार्टनर बनाने की सोच रहा हूँ। मैं रोमांचित था उनकी बातें सुनकर। ये बिल्कुल नए नए जवान हुए युवक जैसी बातें कर रहे थे। जयंत बाबू चाहते थे कि मैं सुशीला से एक बार मिलूं। मैं उनके आग्रह को टाल न सका। वह 55-60 के बीच की दोहरे बदन की गौरवर्णी महिला थी। हल्दी वाली पीली गोराई, उसके नाक नक्श काफी तीखे थे। अपने समय में वह निसंदेह बहुत सुंदर रही होगी। उसके बातचीत का ढंग भी काफी शालीन था। 2 साल पहले उसके पति का निधन हुआ था। वो किसी सरकारी विभाग में रिटायर हुए थे। सुशीला पेंशन लेने उसी बैंक में जाती थी जिसमें जयंत बाबू पेंशन लेने जाते थे। वहीं उन दोनों की मुलाकात हुई थी। सुशीला के 2 बेटे थे। दोनों मिलकर रेडीमेड की एक छोटी सी दुकान चलाते थे। उन्हें इस रिश्ते से कोई आपत्ति नहीं थी। जयंत बाबू को आशा थी कि उनके बच्चों को भी इस विवाह से कोई आपत्ति नहीं होगी। सब कुछ बहुत आसान दिख रहा था, जैसा उन्हें विश्वास था। उनके बेटों को भी कोई आपत्ति नहीं थी। साधारण ढंग से कोर्ट मैरिज होनी थी। मैं उस दिन का बेसब्री से इंतजार कर रहा था। 5 बजे के बाद दफ्तर में व्यस्तता बढ़ जाती है। प्रादेशिक समाचारों का संकलन शुरू हो जाता है। तभी जयंत बाबू हाँफते हुए कमरे में प्रवेश किए। इस समय उनका आना मुझे थोड़ा असुविधाजनक लगा। काम का प्रेशर था। वे काफी उदास थे। मार्च का पहला सप्ताह था। ठंड तो नहीं थी, पर हवा में अभी भी शीतलता थी। इसके बावजूद जयंत बाबू के माथे पर पसीने की नन्ही बूंदें चिलमिला रही थी। यार, लुटते लुटते बच गया मैं। वह जितनी मासूम दिखती थी उतनी थी नहीं। आज मैंने उससे सारे संबंध तोड़ लिए। ठीक है भाई, तुम अपना रास्ता देखो, मैं अपना। हमें कोई जरूरत नहीं है तुम्हारी।
वे उत्तेजित थे और हाँफने लगे थे। आराम से सर, क्या हो गया? मैं उनकी तरफ पानी का गिलास बढ़ाते हुए बोला। वह पानी के लिए इशारे से मना कर दिए। कुछ देर तक आंखें बंद कर सांसों को नियंत्रित करते रहे। उनके चेहरे का तनाव पिघलने लगा था। हाँ, अब वे उत्तेजित नहीं लग रहे थे। उन्होंने एक गहरी सांस खींची और शून्य से घूरते हुए बोले, यार अमित, क्या बताऊं, जमाना कितना खराब आ गया है। किसी पर भरोसा करना ठीक नहीं है। मैंने तो सोचा था कि हम दोनों अपना वैधव्य अकेले काट रहे हैं, एक साथ हो जाएंगे तो दोनों का अकेलापन दूर हो जाएगा। वह अपनी बहुओं से भी त्रस्त थी। अब दूसरी कहानी बता रही है। जब सब कुछ फाइनल हो गया तो कहने लगी, ये मकान मेरे बेटों के नाम कर दो, अपना बैंक बैलेंस मेरे नाम कर दो। अब बताओ, 4 दिन की जिंदगी शेष बची है, मैं ये अनर्थ भला क्यों करूंगा? अरे तुम मुझसे शादी कर रही हो, तुम्हारा हक बनता है मुझ पर। मेरे न रहने पर यह मकान तो पत्नी होने के नाते तुम्हारा ही होगा ना। अब तुमने पहले से ही इसे अपने बेटों के नाम कराने का दबाव बनाकर अपनी असली मंशा जाहिर कर दी। वो शायद मुझे अय्याश और लाचार बुढ़ा समझ रही थी। मैंने एक सिरे से उसकी सारी शर्तों को खारिज करते हुए विवाह को स्थगित कर दिया। मैं इसमें भला क्या बोलता। जयंत बाबू का विवाह प्रकरण यहीं समाप्त हो गया। एक लंबे समय तक हम दोनों की मुलाकात नहीं हुई। हालांकि उस समय तक मोबाइल आम हो चुका था, लेकिन उन्होंने इसकी जरूरत नहीं समझी। लैंडलाइन का फोन अभी उनके घर में था, किंतु बच्चों के जाने के साथ उन्होंने उसका कनेक्शन कटवा दिया था। उन्होंने मुझसे एक बार कहा भी था, मोबाइल और टेलीफोन मनुष्य की संवेदना की हत्या कर देते हैं और आदमी औपचारिक होता चला जाता है। इसके बावजूद उनके पास एक छोटी सी डायरी थी जिसमें तमाम लोगों के फोन नंबर दर्ज थे। मुझे नहीं लगता था कि वो इस डायरी का उपयोग में लाते भी होंगे, लेकिन मेरे ये सोच एक दिन गलत हो गई। बरसात की अभी शुरुआत ही थी। शहर की सड़कें कीचड़ में बदलने लगी थी। एक अजीब तरह की गंध से शहर डूब रहा था। ऐसे में कहीं आने जाने की इच्छा नहीं होती, किंतु जाना मजबूरी थी। जयंत बाबू का फोन आया था। यार अमित, कुछ देर के लिए दोपहर में समय निकाल कर आ जाते तो अच्छा लगता। मैं जब घर पहुंचा तो अचंभित था। कोई आयोजन चल रहा था, काफी भीड़ भाड़ थी। तभी एक आराम कुर्सी पर शांत भाव में बैठे जयंत बाबू दिखाई दे गए। मेरे लिए सभी अपरिचित थे, सिवाय उनके प्रोफेसर बेटे और नौकर रंगी के। रंगी ने मुझे देख लिया था। वह मेरे पास आ गया। मैंने जिज्ञासावश इशारे से पूछा कि क्या हो रहा है। वह फुसफुसा कर बोला, रोमी भैया मर गए, बाबूजी के छोटे बेटे, उन्हें का शांति पाठ हो रहा है। बाद में जयंत बाबू से ही पता चला कि रोमी की मौत नशे के ओवरडोज से हुई थी। हालांकि उससे उन्होंने सारे संबंध तोड़ लिए थे। वो तो चाहते थे कि उसे लावारिस छोड़ दिया जाए, लेकिन बेटों के कहने पर उसका अंतिम संस्कार करना पड़ा। ये बताते हुए उनकी आवाज भारी हो गई। यार अमित, सच यार, उसके मरने के साथ ही मैं पाप मुक्त हो गया। वह अब काफी कमजोर लगने लगे थे। वह अपना ज्यादा समय घर में ही बिताते, पब्लिक प्लेस पर कम ही दिखाई देते। मैं जब भी स्टेशन जाता तो लक्ष्मी भवन भी हो लेता था। फिर अचानक एक दिन लक्ष्मी भवन में ताला लग गया। अब मैं जब भी उधर से जाता तो लोहे के फाटक पर एक बड़ा सा ताला लटका मिलता। पास पड़ोस से बस इतना ही पता चला कि जयंत बाबू बीमार चल रहे थे। एक दिन उनका प्रोफेसर बेटा उन्हें और नौकर को यहाँ से ले गया। मुझे प्रोफेसर साहब के घर का पता नहीं मालूम था। हाँ, यदि मैं प्रयास करता तो उनका पता जरूर मिल जाता, लेकिन जयंत बाबू मेरे व्यस्त जीवन में शायद बहुत ज्यादा महत्व नहीं रखते थे। धीरे धीरे मैं उनको भूलने लगा था। अब लक्ष्मी भवन की यादें धुंधली पड़ने लगी थी कि अचानक एक दिन मेरे पास फोन आया। अमित जी, मैं प्रोफेसर विश्वबंधु, जयंत जी का बेटा। पिताजी नहीं रहे। उनकी डायरी से आपका फोन नंबर मिला। 4 बजे सरवण घाट पर उनका अंतिम संस्कार है। आपकी उपस्थिति प्रार्थनीय है। फोन डिस्कनेक्ट हो चुका था। बोलने वाले ने मेरे उत्तर की प्रतीक्षा भी नहीं की। मैं कुछ पल के लिए हतप्रभ सा फोन के चौंके को देख रहा था और फिर सामने दीवार पर लटकी घड़ी की तरफ देख रहा था। 2:45 बज रहे थे। 4 बजने में 1.25 घंटा बाकी है। मैं कुर्सी से उठकर स्टैंड की तरफ चल पड़ा। यदि ट्रैफिक के जाम में नहीं फंसा तो भी घाट पर पहुंचने में आधे घंटे से ज्यादा समय लगने वाला था। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर से बताना, और अगर अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद।